जब कोई चाय वाला चढ़ता था, आप जब ट्रेन में जाते होंगे, हम लोग बच्चे से जाते थे, हमको पता नहीं कि आप लोग कितने उम्र है आप लोग का, जाते थे कि नहीं, लेकिन गए होंगे। ट्रेन में जब कोई चाय वाला चढ़ता था तो क्या सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, क्या लेके चढ़ता था? पैसा लेके चढ़ता था ना। आज तक किसी चाय वाले को देखे हैं कि 500 का गड्डी लेके चढ़ा है? नहीं। चाय वाले के पास आप क्या देखते थे? खुदरा पैसा, चेंज, चिल्लर, चिल्लर जिसको खुदरा पैसा बोला जाता है हम लोग यहाँ पे, वो लेके चढ़ता था। काहे चेन चिल्लर लेके चलता? उसमें क्या होता था? 5 रुपया का सिक्का होता था, 10 रुपया का नोट होता था, 20 रुपया का नोट होता था, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट। आज तक कोई चाय वाला हम नहीं देखे हैं कि 500 का गड्डी चाहे 2000 रुपया का गड्डी लेके चढ़ गया। क्यों ऐसा करता था लेकिन चाय वाला? काहे कि चाय वाला बेच क्या रहा था? 10 रुपए का चाय बेच रहा था। अच्छी बात है। अब 10 रुपए का चाय, जब यूपीआई नहीं आया था, तब 10 रुपए का चाय जब वो बेच रहा था ना, तो कोई आदमी 10 रुपए का चाय खरीदने के लिए कितना पैसा देगा? 10 रुपया देगा तो बहुत अच्छी बात है, कुछ वापस नहीं देना पड़ेगा चाय वाले को। 20 रुपया दे देगा तो उस केस में 10 रुपया वापस करना पड़ेगा। 50 रुपया, 100 रुपया दे देगा कोई आदमी, 200 रुपए तक दे देगा। अब 10 रुपए का चाय के लिए कोई आदमी 2 लाख रुपए देगा नहीं, कहीं बड़ा सबसे बड़ा नोट है 500 का, 2000 का आता है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कोई आदमी 2 लाख रुपए देके 10 रुपए का चाय, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चाय वाला चेंज या चिल्लर लेके चढ़ता था। अब चिल्लर में सबसे इंपॉर्टेंट चिल्लर क्या होता था? 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का गड्डी, 20 रुपए का गड्डी, 50 रुपए का, 100 रुपए का गड्डी। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, जब आपको याद, मान लीजिए वो चाय बेचा 10 रुपए का, चाय कितने का बेचा? 10 रुपए का। कोई आदमी उसको कितना रुपया दिया उधर से? 100 का नोट पकड़ा दिया, 100 का नोट पकड़ा दिया। अब उसको वापस कितना पैसा करना है? 90 रुपया वापस करना है, 90 रुपया वापस करना है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। 90 रुपए वापस करने का बहुत सारा तरीका है। 90 रुपए वापस करने का एक तरीका तो यह है कि अपना 9-10 रुपए वाला नोट निकाल के दे दे, उसका जो 10 वाला गड्डी है उसमें से 9-10 रुपए निकाल के दे तो हो गए 90 रुपए। 90 रुपए वापस करने का एक और तरीका है कि 4 20 रुपए का नोट निकाल दो और एक 10 रुपए का नोट निकाल दो, तो ये 80 हो जाएगा, ये 10, ये भी एक तरीका है 90 रुपए का। लेकिन चाय वाला क्या करने की कोशिश करता था, याद कीजिए। चाय वाला ना, जितना पॉसिबिलिटी है उतना कोशिश करता था ना कि वो आपको एक 50 रुपए का नोट दे दे और दो 20 रुपए का नोट दे दे, जिससे कि ये 50 बन जाए और ये 40, टोटल मिलके 90 बन जाए। जब तक संभव है, जब तक पॉसिबल है उसके लिए, वो अपने 10 रुपए के गड्डी को या अपने 5 रुपए के थैली को नहीं हाथ लगाता था। क्यों करता था ऐसा? वो तो कोई पढ़ाई नहीं किया है, वो तो कोई कॉलेज नहीं गया था, वो तो अनपढ़ होगा, बहुत प्रोबेबली तक पढ़ा होगा 5-6 क्लास तक, उससे आगे नहीं पढ़ा होगा। लेकिन काहे ऐसा करता था? जोर डाल के देखिए। कोई भी दुकानदार जब आपको चेंज वापस करता है तो वो कोशिश करता है ना कि चेंज में बड़ा नोट पहले निकाल दे, उसके बाद छोटा छोटा नोट यूज करे। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार आपको 60 रुपए का चेंज दे रहा है ना, तो ऐसा नहीं करेगा कि आपको एक एक रुपए का 60 सिक्का दे दिया। उसके पास होगा वो सिक्का, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। वो कोशिश करेगा ना कि बड़ा से बड़ा नोट निकाल के आपको दे दे, 50 रुपए का एक नोट दे दे और 10 रुपए का एक नोट दे दे तो हो जाएगा 60। ऐसा काहे करता था? क्योंकि उस आदमी के लिए, जो आदमी चाय वाला है ना, जो चिल्लर लेके घूम रहा है, उसके लिए जो 10 रुपए का गड्डी है ना, वो ज्यादा वैल्यूबल है किसी 50 रुपए से। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए वो ऐसा नहीं किया। अब मान लीजिए वो तो सोचा कि हमको 90 ही वापस करना है ना, तो 10 रुपया का नोट नोट दे दिए। मान लीजिए उसका 10 रुपए का गड्डी हो गया खत्म और 5 रुपए का गड्डी भी हो गया खत्म, सब खत्म हो गया। उसके पास बचा है 20 रुपए का बहुत सारा नोट बचा हुआ है और 50 रुपए का और 100 रुपए का बहुत सारा नोट बचा हुआ है। अब इमेजिन कीजिए वो फिर से चाय बेचने गया, 10 रुपए का चाय आता है, कोई आदमी उसको 20 रुपए दिया, वापस कितना करना है उसको? 10 रुपया। अब एक बात बताइए, वो आदमी 10 रुपया कैसे वापस करेगा जब उसके पास न 10 रुपए है, न 5 का सिक्का है, उसके पास 20 का नोट है और 50-100 का नोट है। कैसे वापस करेगा? तो चाय नहीं बेच पाएगा। इसी कॉमन सेंस को, इसी ह्यूमन इंस्टिंक्ट को ना ग्रीडी एल्गोरिदम बोला जाता है। ये इसीलिए वो चाय वाला नहीं कर रहा था कि वो चाय वाला बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत पीएचडी था किसी मैथ्स में, चाहे उसको कुछ कंप्यूटर साइंस आता था, नहीं। सिंपल इंस्टिंक्ट है कि भाई जब हमको चिल्लर वापस करना है ना, और मेरे पास हर डिनोमिनेशन का नोट है, 5 का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, तो सिंपल कॉमन सेंस से वो सोचता था ना कि अगर हमको 90 रुपए वापस करना है तो एक काम करते हैं, 50 रुपए को पहले खाली कर देते हैं, 10 रुपए बचा के रखते हैं। कहे कि एक ऐसा समय आएगा जाके फ्यूचर में, जब ना ये 50 रुपए का नोट मेरे किसी काम का ही नहीं रह जाएगा, हमको जरूरत पड़ेगी 10 रुपए का और 5 रुपए के सिक्के की। अगर हम ऐसा नहीं किए, अगर हम पहले ही अपना 5 का नोट और अपना 10 का नोट खत्म कर दिए ना, और साली मेरे पास 50 और 100 का नोट बच गया, एक ऐसा समय आएगा जब हम चाय नहीं बेच पाएंगे चाह के भी। क्योंकि मान लो हमको, अगर मान लो किसी को 30 रुपए चेंज लौटाना है, आपके पास खाली 50 का नोट है,
कैसे लौटाएगा 30 रुपए का चेंज? 30 रुपए का चेंज लौटाने के लिए 10 रुपए का चाहिए ना, 5 रुपए का चाहिए, तभी तो 30 रुपए लौटा पाएंगे आप। अगर आपके पास 500 का नोट है तो कैसे लौटाएंगे आप 30 रुपए किसी को? यही कारण है कि 500 का नोट लेके वो चढ़ा ही नहीं था, और उसका कोशिश ये रहता था कि भैया बड़ा बड़ा नोट निकाल दो जल्दी से, छोटा छोटा नोट बचा के रखो, छोटा छोटा चेंज बचा के रखो, आगे काम आएगा। इसी चीज को ग्रीडी एल्गोरिथम बोला जाता है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है ना, देखिए आज से पहले आप लोग बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि ग्रीडी एल्गोरिथम ये होता है, वो होता है, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला, मैथ्स और ये तरह तरह का बात होता है। लेकिन आज के बाद आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिथम व्हेन इट कम्स टू लाइक बेस ट्रैक जिसको बोला जाता है ना, ग्रीडी एल्गोरिथम सिंपल कॉमन सेंस को बोला जाता है, सिंपल कॉमन सेंस को बोला जाता है। ग्रीडी एल्गोरिथम ये कहता है ना कि अभी जो अच्छा लग रहा है, अभी जो सबसे अच्छा चॉइस है ना, अभी जो सबसे अच्छा चॉइस है, अभी जो सबसे अच्छा चॉइस है ना, वो करो, वो करो, और अंत में सब कुछ ठीक होगा। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या बोलता है? अभी जो चॉइस सबसे अच्छा लग रहा है वो करो, और अंत में जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस चाय वाले के पास चॉइस ही तो था, 90 रुपए देना है तो चॉइस है ना आपके पास कि 10 का 9 नोट दे दो, 20 का 4 नोट, और ऐसा करके दे दो। कौन सा चॉइस ले रहा है जो उस समय के लिए सबसे अच्छा है और अंत में जाके सब कुछ ठीक हो जाता है, इसका उम्मीद करता है। इसी चीज, एग्जैक्टली इसी चीज को ग्रीडी एल्गोरिथम कहते हैं कि भैया सुनो, तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, तुम्हारे पास तरह तरह की चॉइसेस होंगी, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी इस वक्त प्रेजेंट में जो चॉइस सबसे अच्छा लग रहा है वो करो, और अंत में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, और अंत में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ग्रीडी, इसी को नाम है कि अभी जो सबसे अच्छा लग रहा है वही करो, तो क्या इसका मतलब है कि ग्रीडी आपको सब में लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, अपना थोड़ा दिमाग चलाइए। मान लीजिए आपको एक बफे में घुसाया गया, किसमें? बफे में घुसाया गया, और वहां पे तरह तरह का चीज लगा है, तरह तरह का चीज लगा है, मतलब वैरायटी ऑफ आइटम्स है। हर आइटम्स का कुछ ना कुछ प्राइस होता है, हर आइटम का कुछ ना कुछ प्राइस होता है। अब मान लीजिए ऐसा करके स्टॉल लगा हुआ है हर आइटम का, ऐसा करके हर हर स्टॉल में कुछ ना कुछ रैंडम चीजें रखी हुई है। आपको वहां का ऑर्गेनाइजर बोलता है ना कि बेटा तुम एक चीज खा सकते हो, इसमें से एक चीज खा सकते हो फ्री में, ठीक है? और बफे में जाएंगे तो आपका क्या है, आपका अंदर का ख्वाहिश कि हम सबसे महंगा चीज खा लें जी, सबसे महंगा चीज खा लें, पूरा पैसा वसूल हो जाए। तो आपको मैनेजर बोला कि तुम किसी एक स्टॉल से चीज खा सकते हो। अच्छा, बोले वेरी गुड, कौन सा खाएं? तो मैनेजर बोलता है जो मन करे खा लो, लेकिन एक खाना है, तुमको हम बारी बारी से हर स्टॉल पे ले जाएंगे, जहां पे तुम्हारा मन करे कि हमको ये खाना है, हमको बता देना, वो वाला खा लेना, और बस काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब इसमें इमेजिन कीजिए ग्रीडी लगाने का। मान लीजिए आप पहले स्टॉल में पहुंचे, वहां रखा हुआ था पुलाव, आपको खुशबू पड़ा, आपको लगा कि हाँ पुलाव खा लेते हैं, पुलाव महंगा आइटम है, आप यहीं पे बोले कि हाँ जी हम यही खाना चाहता हूं, और यही पुलाव खा के आप रुखसत हो गए। बाद में आपका दोस्त बताया कि अरे पुलाव खा लिया, आगे वाले में मटन बिरयानी रखा हुआ था। अब आपको पछतावा हुआ ना कि अरे यार शिट यार, पुलाव नहीं खाते तो अभी मटन बिरयानी खा लेते। ये जो पछतावा है, ये जो पॉसिबिलिटी है कि आपका ग्रीडी चॉइस, यहां पे आप क्या किए? ग्रीडी हो गए ना, पुलाव देख के रुक गए। मान लीजिए वहां पे सूप रहता तो आप नहीं रुकते, पुलाव देखते ही आपको थोड़ा लालच आ गया कि हाँ पुलाव में खुशबू बढ़िया मार रहा है, हो सकता है महंगा भी होगा, खा लेते हैं। लालच आया ना आपको, तो आप लालची होकर डिसीजन लिए ना। लेकिन घर जाने के बाद आपको पता चला कि अगले ही स्टॉल में मटन बिरयानी रखा हुआ था। थोड़ा देर अपना लालच रोक लेते तो आगे जाके अपना मटन बिरयानी खा लेते। ये आया कि नहीं आया आपके फीलिंग? एक मिनट रुकिएगा, अरे क्या हो गया? ये जो पछतावा का फीलिंग है ना कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, ये दुश्मन है ग्रीडी एल्गोरिथम का। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सिनेरियो में अगर आपके दिमाग में आता है कि अभी हम जो चॉइस ले रहे हैं हमको आगे जाके हो सकता है कि पछताना पड़े, अगर हो भी सकता है, किसी भी पॉसिबिलिटी में हो सकता है, उस केस में ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं लगाना है, भूल के भी नहीं लगाना है। अगर आपका चॉइस, जो आपका ग्रीडी चॉइस है ना, वो आगे जाके गलत साबित हो सकता है, अगर आप अपने मन में सोच लिए किसी एग्जांपल से कि हो सकता है, तो ग्रीडी नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा कोई सिनेरियो नहीं सोच पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं जो हम कर रहे हैं इस समय वो बिल्कुल सही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आगे जाके हमको इससे दिक्कत हो, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि इस चॉइस से हमको आगे जाके दिक्कत होगा, तो उसमें ग्रीडी एल्गोरिथम लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट कर देते हैं। अभी क्या था कि आपको स्टॉल में ले जाया जा रहा था एक एक करके, तो यहां पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपको आगे के स्टॉल का नहीं पता है ना। जब हम लोग डीपी पढ़ रहे थे तो यही तो पूरा गेम था कि साला आगे का फ्यूचर ही नहीं पता है, तो कैसे अभी डिसीजन लोगे पक्का। लेकिन
एक छोटा सा इसमें अगर कोई ट्विस्ट कर दे, आपको मैनेजर बोले कि एक काम करो, अभी चुनने का मत करो, एक बार जाके पूरा घुमाओ, जाके पूरा बफे घुमाओ और आके लास्ट में हमको बता देना कि कौन सा खाना है, तो बस हो गया खत्म काम। आप जाके घूम आइए, आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मटन बिरयानी रखा हुआ है, सबसे महंगा आइटम यही है, आप आके खटाक से बता दिए कि हाँ जी हम तो यही खाएंगे, सॉल्व हो गया। ये ग्रीडी अप्रोच है। एरे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एरे को सॉर्ट कर दीजिए और लास्ट वाला आइटम खा लीजिए, खत्म हो गया काम। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यहां लगाना है यहां नहीं लगाना, नहीं। अगर आपका अभी का चॉइस आपको लग रहा है दिमाग में कि आगे जाके दिक्कत हो सकती है, मत लगाइए ग्रीडी एल्गोरिदम। अगर आप कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं सोच रहे कि नहीं ये चॉइस लेने से आगे दिक्कत हो ही नहीं सकती है कभी भी, तो बिल्कुल लगाइए ग्रीडी एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी जब कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं? सामान सरियाते हैं ना। सामान सरियाने में क्या होता है? घर का सबसे बड़ा बैग ढूंढा जाता है सबसे पहले। मान लीजिए बहुत बड़े वेकेशन पे कोई जा रहा है, घर का सबसे बड़ा बैग ढूंढा जाता है, इसमें जितना सामान ठूस ठूस के हो सके डाला जाता है। उसके बाद इससे थोड़ा छोटा बैग ढूंढा जाता है, उसमें सामान ठूसा जाता है। तो ये क्यों कर रहे हैं आपके पिताजी? आपके पिताजी ये भी तो कर सकते हैं कि ये 2 बैग के जगह 50 तो छोटा 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 पॉलिथीन ले ले, वो थैला ले ले और 50 सामान ले ले। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल है ना, 50 सामान लेके कौन जाता है? 50 तो पॉलिथीन लेके कोई नहीं ले जाता है। ये क्या है? ये ग्रीडी एल्गोरिदम भाई, यही ग्रीडी एल्गोरिदम है कि भाई सुनो, सामान सही आना है ना, सबसे बड़ा बैग अभी ढूंढ लो, सबसे बड़ा बैग में जितना सामान ठूस सको ठूस दो, उसके बाद उससे छोटा बैग ढूंढो। अब एक बात सोच के देखिए, क्या ये जो चॉइस है ये भी तो एक चॉइस है ना। आप सबसे बड़ा बैग ले सकते हैं, आप छोटा सा पॉलिथीन का थैली ले सकते हैं प्लास्टिक वाला। अगर सबसे बड़ा बैग लेते हैं, क्या आपको कोई हानि है इससे? ऐसा कुछ होगा कि सबसे बड़ा बैग लिए तो लास्ट में आपको पता चल रहा है कि ना ये नहीं लेना चाहिए था? नहीं होगा। कॉमन सेंस है, क्या होगा? हमको सामान कम से कम चाहिए ना, अगर नंबर ऑफ सामान कम चाहिए ना, तो सबसे बड़ा बैग लेने में हार्म क्या है? कोई हार्म नहीं है। इसीलिए ग्रीडी का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा केस रहता कि अगर आप अभी सबसे बड़ा वाला बैग लिए तो आप मान लीजिए आगे नहीं ले सकते हैं, आगे वाला बैग नहीं, आगे कुछ इसमें कंडीशन जुड़ जाता कि नहीं, अगर आप ये वाला बैग लिए तो आप आगे जाके कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो ग्रीडी नहीं लगता। आपके अभी के चॉइस से आपके आगे में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्रीडी नहीं लगानी है। आपके अभी के ग्रीडी चॉइस से आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये चॉइस गलत हो जाए, बिल्कुल ग्रीडी लगाना है। समझ में आती है बात? यही एग्जैक्ट चीज को ग्रीडी एल्गोरिथम बोलते हैं कि अभी जो सबसे अच्छा लग रहा है वो कर दो ना भाई। चाय वाले का एग्जांपल फिर से देखिए, हम क्या बोले थे आपको, उसको 90 रुपए देने हैं, तो वो ग्रीडी एल्गोरिथम के हिसाब से क्या सोचता है कि हम भाई 50 रुपए का एक नोट देंगे, 20 रुपए का 2 नोट देंगे। अच्छा, और मेरे पास 10 रुपए का मान लो कि 5 नोट अभी भी बच जाता है, 10 रुपए का 5 नोट अभी भी बच जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस चॉइस से आगे में कोई भी दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मान लेते हैं कि आगे जाके उसको किसी को 50 रुपए लौटाना है, तो क्या ये 5-10 रुपए के नोट से 50 नहीं लौटाया जा सकता है? बिल्कुल लौटाया जा सकता है। अगर उसको किसी को 40 रुपए लौटाना है, तो क्या ये 5-10 रुपए के नोट से 40 रुपए नहीं लौटाया जा सकता है? बिल्कुल लौटाया जा सकता है। लेकिन अभी मान लीजिए कि अगर आप ये नहीं करते, अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाती, अगर आगे जाके आप सोच लेते कि नहीं, अगर हम अभी ये वाला चॉइस लिए ना तो आगे जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा हमको प्रॉब्लम, तो आप इसमें ग्रीडी भूल के भी नहीं लगाते। जैसे कि हर डीपी के प्रॉब्लम में फिर उसमें डीपी लगता। चॉइस में दो ही चीज लगता है, चॉइस में या तो ग्रीडी लगता है या तो डीपी लगता है। डीपी कब लगता है? जब आप अभी कुछ नहीं सोच सकते हैं, अभी के ग्रीडी चॉइस से ना आगे दिक्कत हो जाती है। हाउस रॉबर में क्या हुआ था? हाउस रॉबर में एग्जैक्टली यही चीज हुई थी। अगर आप ये वाला घर लूट लिए, अगर आप ये वाला घर लूट लिए तो आप आगे वाला घर नहीं लूट सकते हैं। तो ये क्या था? अगर मान लीजिए इसमें 100 रुपए देख के आप इसको लूट लिए, आपको क्या पता आगे वाले में हो सकता है 1000 रुपए रखा हुआ हो, तब जाके पछताना, अरे यार 100 रुपए वाला बेकार लूट लिए, इसी को लूटना चाहिए था, नहीं लगा ग्रीडी। लेकिन ऐसा अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो लग जाता ग्रीडी। तो ये एग्जैक्टली कोर डिफरेंस है किसमें? ग्रीडी और डीपी में। अब आपको हम 3-4 क्वेश्चन समझाएंगे और पूरा अंदर तक घुस जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली वो चाय वाले का क्वेश्चन है, सेम टू सेम चाय वाले का। हम चाय वाले का एग्जांपल इसी से उठाए थे, ठीक है। लेमनेड चेंज, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप एक नींबू पानी बेच रहे हैं। लेमनेड का मतलब नींबू पानी होता है। हर एक नींबू पानी के ग्लास का दाम कितना है? 5 रुपए। कितना दाम है? 5 रुपए है, ठीक है। कस्टमर्स एक एक करके आएंगे और आपको पैसा देंगे, कैश में पैसा देंगे और आपसे नींबू पानी लेंगे। एक एक करके आएंगे कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर आपको 3 तरीके के नोट दे सकते हैं। मान लीजिए उस देश में 3 तरीके के नोट अवेलेबल है। या तो आपका कस्टमर आपको 5 रुपए का ही नोट दे देगा, 5 रुपए का नींबू पानी, 5 रुपए का नोट दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है, नींबू पानी दे देना है, वेरी गुड है।
या तो आपका कस्टमर आपको 10 रुपए देगा, इस केस में आपको उसको 5 रुपए वापस करना है, याद रखिएगा, ओके। या फिर आपका कस्टमर आपको 20 रुपए दे देगा, इस केस में आपको उसको 15 रुपए वापस करना है, ठीक है। शुरू में आपके पास कोई चिल्लर नहीं है, जैसे चाय वाला चिल्लर लेके चढ़ा था ना, आप कुछ चिल्लर लेके नहीं चढ़े, आप खाली हाथ खाली नींबू पानी लेके आए हैं। कस्टमर आपको नोट देगा तो वो जमा होता जाएगा। मान लीजिए आप 2 नींबू पानी बेचे और 2 5 रुपए का नोट आया, तो वो आप अपने पास रखिए। शुरू में कोई चेंज नहीं है आपके पास, मतलब शुरू वाला कस्टमर ही, मान लीजिए आप जैसे ही चढ़े और शुरू वाला कस्टमर ही 20 रुपए लेके आए कि एक नींबू पानी दीजिए ना, नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि आपके पास चेंज नहीं है ना 15 रुपए देने के लिए, तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, मान लीजिए 5 कस्टमर आए, मान लीजिए 5 कस्टमर क्या है, एक आदमी 5 दिया, फिर 5 दिया, फिर 5 दिया, फिर 10 दिया, फिर 20 दिया, 5 लोग आए और इस ऑर्डर क्रम में आपको पैसे मिले। आपको बताना है कि आप लास्ट कस्टमर तक सबका चेंज दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर आप सबका चेंज दे पाएंगे, उस केस में आपको ट्रू रिटर्न करना है। अगर कहीं पे ऐसा मौका आए कि आपको कस्टमर पैसा दिया लेकिन साला आपके पास चेंज नहीं है उसको देने के लिए, तो आप अपना नींबू पानी नहीं बेच पाएंगे उसको, तो आपको तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देना है। क्या? तुरंत फॉल्स। जैसे कि अभी एग्जांपल दिए ना, पहला ही कस्टमर, यहां पहला कस्टमर आपको कितना पैसा दिया, 5 रुपए, तो काम बन गया आपका। मान लीजिए पहला ही कस्टमर आके 20 रुपए दे दिया, नहीं बेच पाएंगे, आपके पास है ही नहीं अभी चिल्लर देने के लिए, तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देना है। एग्जैक्टली वो चाय वाले का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली वो चाय वाले का प्रॉब्लम है। तो देखिए इसको धीरे धीरे करके अब समझते हैं। आपके पास शुरू में तो कोई चिल्लर नहीं है, शुरू में तो आपके पास कुछ चेंज नहीं है, बहुत अच्छा। कस्टमर आपको क्या पैसा दे सकता है? कस्टमर या तो आपको 5 रुपए दे सकता है, 10 रुपए दे सकता है, 20 रुपए दे सकता है। कस्टमर आपको 3 तरीके का नोट देगा। अब इसके नीचे हम लोग लिखते हैं कि अगर आपको कोई नोट मिलता है तो आपको वापिस कितना रुपए करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कस्टमर 5 रुपए देता है ना, तो आपको एक भी रुपया वापस नहीं करना है। आप बिल्कुल सही से चल रहे हैं, आप बस वो 5 रुपए का नोट लेके अपने पॉकेट में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 रुपए का नींबू पानी, 5 रुपए का नोट, कुछ नहीं करना है आपको। 5 रुपए का नोट लेके पॉकेट में रख के आगे बढ़ना है, वेरी गुड। अगर कोई कस्टमर आपको 10 रुपए का नोट देता है, तो आपको वो 10 रुपए का नोट तो अपने जेब में रख लेना है। जब आप चाय वाले को देते हो, नोट तो रख लेता है ना भाई, ऐसा थोड़ी नोट खा जाता है। वो 10 रुपए का नोट अपनी जेब में रखना है, लेकिन उसको आपको 5 रुपए वापिस करने पड़ेंगे, उसको आपको 5 रुपए वापिस करने पड़ेंगे। अगर आप वापिस नहीं करेंगे तो आप नींबू पानी नहीं बेच सकते हैं, ओके। अगर कोई कस्टमर आपको 20 रुपए देता है, तो वो 20 रुपए का नोट लेके तो अपनी जेब में रख लेंगे, लेकिन आपको उसको 15 रुपया वापिस करना पड़ेगा। अगर आप उसको 15 रुपए एग्जैक्टली वापिस नहीं कर सकते हैं, तो आप नींबू पानी नहीं बेच सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर है, ओके। अब एक बात बताइए, देखिए 5 वाले केस में तो कुछ वापिस करना ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, ओके। 10 वाले केस में आपको 5 रुपए वापिस करना है, आपको 5 रुपए वापिस करना है। तो एक बात बताइए, 5 रुपए वापिस करना है, अगर इस समय, इस दौरान कोई आदमी आपको अगर 10 रुपए दिया, अगर आपकी जेब में 5 रुपए का एक भी नोट नहीं है, एक भी नोट नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? फिर से बताते हैं, कोई आदमी आपको 10 रुपए दिया नींबू पानी के लिए, आपको उसको एग्जैक्टली 5 रुपए वापस करना है। उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपकी जेब में 5 रुपया नहीं है, 5 रुपए का एक भी नोट नहीं है, तो नो मैटर आपके पास कितना 10 रुपए का और कितना 20 रुपए का खजाना जमा है, क्या आप उसको 5 रुपए जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 रुपए कोई दे तो सबसे पहले तो आपका चेक क्या होना चाहिए कि भाई मेरे पास 5 रुपया का नोट है कि नहीं। अगर 5 रुपए का नोट नहीं है, नहीं हो सकता है। अगर 5 रुपए का नोट है तो आप इसको दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपके जेब में से 5 रुपए का नोट एक कम हो जाएगा। आप उसको मान लीजिए कि हम इसको 5 रुपए का दे दिए, और ये 10 रुपए वाला एक बढ़ जाएगा, 10 रुपए वाला एक बढ़ जाएगा। समझ में आती है बात, ओके। अब 20 रुपए वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 20 रुपए वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 20 रुपए अगर कोई आदमी दिया, आपको उसको 15 रुपए वापिस करना है, आपको उसको 15 रुपए वापिस करना है। अच्छा, अब एक बात सोच के देखिए, आपको उसको वापिस करना है 15 रुपए। नो मैटर आपकी जेब में 20 रुपए के कितने नोट हो, क्या 20 रुपए का कोई भी फायदा है आपको? नहीं। किसी को अगर 15 रुपए वापिस करना है तो 20 रुपए का क्या फायदा है? 20 रुपए देंगे तो फिर उसको देना पड़ेगा, नहीं है फायदा। तो 20 रुपए को तो भूल जाइए। 20 रुपए आपको कोई दे, कुछ मत कीजिए, वो फाड़ के फेंक दीजिए। 20 रुपए का आपको कोई काम ही नहीं है। 15 आपको काम किसका पड़ेगा? 10 और 5 का। अब अगेन 15 देने का दो रास्ता है, 15 रुपए देने का दो रास्ता है। जब आपकी जेब में या तो 5 रुपए है या तो 10 रुपए है, आप 10 का एक नोट दे सकते हैं
और 5 का एक नोट दे सकते हैं, ये हुआ एक तरीका। या फिर आप 5 का 3 नोट निकाल के दे सकते हैं, आप 5 का 3 नोट निकाल के 15 बना सकते हैं। 15 बनाने का और कोई तरीका नहीं है 10 और 5 से, नहीं है ना, 20 का तो भूल जाइए। अब चाय वाले का बुद्धि याद कीजिए, दोनों चॉइसेस में से कौन सा चॉइस आपको पहले ट्राई करना चाहिए? क्या आपको C1 या C2? C1 क्यों? क्योंकि 10 रुपए का नोट पहले निकाल दो, 10 रुपए का बड़ा नोट है, 10 रुपए का पहले निकाल दो। आपके लिए इस समय सबसे वैल्यूएबल नोट क्या है? 5 रुपए का नोट, क्योंकि 5 रुपए का सबसे छोटा नोट है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? मान लीजिए ऐसा होता है कि आपके पास ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए का एक नोट बाकी है, 10 रुपए का एक नोट बाकी है और 5 रुपए का 3 नोट बाकी है। यह आपका जेब है जो आपके पास है। कोई कस्टमर आया, आपको 20 रुपए दिया, ठीक है। अब आपके पास दो चॉइसेस क्या है कि आप या तो एक 10 दे दीजिए और एक 5 निकाल के दे दीजिए, ओके, अच्छी बात है। या फिर एक और चॉइस क्या है कि आप 5 का तीनों नोट निकाल के उसको दे दीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप बुद्धि नहीं लगाए, आप ग्रीडी नहीं लगाए, आपको चाय वाले का ग्रीडीनेस नहीं यूज किए, आप साला यही 5 रुपए का 3 नोट निकाल के उसको दे दिए। तो हुआ क्या? दे तो दिए 15 रुपए, लेकिन अब 5 रुपए इफेक्टिवली क्या हो गया है? जीरो हो गया है। तो अभी तक ठीक है। मान लीजिए अगला आदमी आया, आपको 10 रुपए दे दिया, अगला आदमी आपके पास आया 10 रुपए दे दिया। अब क्या करिएगा? 10 रुपए दिया तो इसको 5 रुपए वापस करना है ना, कहां से होगा 5 रुपए वापस? नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसका चाय वाले का बुद्धि इस्तेमाल किए होते, बड़ा नोट को पहले निकालते और छोटा छोटा नोट को बचा के रखते, तो आप यहां पे क्या कर सकते थे? आपके पास था कितना? 10 का एक नोट, 5 का 3 नोट। आप उस चाय वाले का बुद्धि अगर यूज करते तो आप 10 का एक नोट निकाल के उसको दे देते, जीरो हो गया, और 5 का एक नोट निकाल के उसको दे देते, 2 नोट बच गया। दोनों ही केस में देखिए, दोनों ही केस में आपके पास 10 रुपए टोटल बचा है। यहां पे 10 का एक नोट बचा हुआ था 10 रुपए टोटल, यहां 5 का 2 नोट बचा हुआ है 10 रुपए टोटल। अब अगला आदमी आके आपको 10 रुपए दिया, क्या आप इसको 5 रुपए दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये फायदा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बड़ा नोट पहले निकालो, छोटा नोट का काम ज्यादा पड़ेगा। बड़ा नोट जितना जल्दी खत्म कर सके उतना ज्यादा अच्छा है, छोटा नोट जितना बचा के रख सके उतना ज्यादा। और यही ग्रीडीनेस है यहाँ पे। तो इन दोनों चॉइसेस में से, कहा गया, इन दोनों चॉइसेस में से कौन सा चॉइस आपको पहले ट्राई करना चाहिए? आपको पहले C1 ट्राई करना चाहिए कि हम 10 रुपए का एक नोट देंगे। अगर आपको पता चलता है, अगर मान लीजिए कि उस समय आपको पता चलता है कि 10 का नोट है ही नहीं, 10 का नोट है ही मतलब जीरो है, एक नोट चाहिए 10 का, जीरो है, तब आपको C2 की तरफ मूव करना है। C2 में आप मूव किए। अगर आपको पता चला कि 5 रुपए का नोट 3 से कम है, मान लीजिए दो ही 5 रुपए का नोट है, तो क्या आप कभी भी 15 रुपए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है? आपको दो चीजें ट्रैक करनी है। आपके पास कितने 5 रुपए के नोट आए और कितने 10 रुपए के नोट आए। कहां से? कस्टमर से। कस्टमर 20 रुपए का नोट देगा तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 20 रुपए तो कहीं फायदा ही नहीं ना आपको, 20 रुपए तो अलमारी में रखने का काम है। पॉकेट में कौन सा चिल्लर लेके घूमना है 5 और 10 का जो वो आदमी देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसा करके बुल, और ऐसा करके एक फंक्शन बन गया बुल लेमनेड। उसके बाद आपको बोलता है कि ये आपके कस्टमर का एरे है, ये आपके क्या है? कस्टमर का एरे है। ये बिल्स मतलब हर एक कस्टमर आके आपको कितना पैसा दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग लेंथ निकाल लीजिए, इसका हम लोग लेंथ निकाल लिए, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग एक आई बना लिए। अब उसके बाद अपनी आप पॉकेट बनाइए। पॉकेट में दो चीजें आपको ट्रैक करनी है, 5 रुपए कितना नोट, 10 रुपए कितना नोट। तो हम एक क्या करते हैं कि वेक्टर, चलिए वेरिएबल ही बना लेते हैं। तो दो चीजें ट्रैक करेंगे। int 5 शुरू में आपको बोला गया कि आप कोई चिल्लर लेके नहीं चढ़े हैं ट्रेन में, तो शुरू में 5 भी 0 है और 10 भी 0 है। क्या 20 ट्रैक करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि आपके काम का ही नहीं है वो, ओके। अब एक एक करके कस्टमर्स पे चलिए। i is equal to 0, i less than n, i plus plus। अब आपको कस्टमर कितने तरीके का बिल दे सकता है? 3 तरीके का, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। अगर सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि मनी, कितना मनी दिया है भैया, तो बिल्स आई मनी दिया होगा। अगर कोई कस्टमर आपको 5 रुपए देता है, अगर कोई कस्टमर आपको 5 रुपए देता है, तो क्या कुछ भी करने की जरूरत है? नहीं। 5 रुपए दिया तो कुछ वापस नहीं करना है, लेकिन एक चीज करनी है कि आपका जो 5 है उसको प्लस प्लस कर दीजिए। आपके जेब में एक 5 रुपए का नोट आया ना, तो बढ़ गया ना वो, वापिस तो कुछ नहीं करना है, लेकिन कम से कम 5 को बढ़ा दीजिए। वेरी गुड, खत्म हो गया, सबसे सिंपल केस। लेकिन एल्स इफ
यही लिख दें क्या? यही लिख देते हैं, चलिए। एल्स इफ मनी इक्वल इक्वल टू 10, अगर कोई आदमी आपको 10 रुपए का नोट दिया, अब एक बात बताइए, वापिस कितना करना है? 5 रुपए। अगर इस समय आपके पास 5 रुपए का एक भी नोट मौजूद नहीं है तो क्या आप इसको बेच पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले यही चेक कर लीजिए, इफ 5 इक्वल इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स। नहीं हो सकता है। नो मैटर कि आपके पास 10 रुपए का कितना नोट है, हो सकता है आप 10 रुपए का 10 नोट होगा, क्या कीजिएगा? 5 रुपए देना है उसको, 5 का है ही नहीं नोट, खत्म हो गया आपका खेल, फॉल्स हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने पॉकेट से निकाल के इसको एक 5 का नोट देंगे तो आपके पॉकेट में कम हो गया, और ये आदमी आपको 10 रुपए दिया है ना, तो आपके पॉकेट में एक 10 का नोट बढ़ गया, खत्म हो गया। सही बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर फाइनल केस, एल्स 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 इफ, एल्स इफ या एल्सी लिख लीजिए, हम जस्ट समझाने के लिए लिख रहे हैं, 20 रुपए दे दिया, अब आपके पास 15 रुपए वापस करने का है। आपके पास दो तरीके के चॉइस हैं। कौन से दो चॉइस हैं? 10 का एक नोट, 5 का एक नोट, और दूसरा चॉइस है 5 का 3 नोट। तो पहले ही चेक कर लीजिए कि अगर 10 ग्रेटर देन 0, अगर 10 का नोट है, अगर 10 का नोट है तो इसको करने का कोशिश कीजिए, इसको करने का कोशिश कीजिए। क्या करने का कोशिश कीजिए? सबसे पहले तो 10 माइनस माइनस कर दीजिए, 10 का एक नोट उसको दे दीजिए। अब कितना रुपया और देना है? 5 और देना है। लेकिन अगर 5 का नोट नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। कहने का मतलब कि आपको 15 देना था, आपको इसको 15 देना था। अगर 5 का नोट नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। अगर 5 का नोट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न। 10 तो दे दिए, बाकी का 5 कौन देगा? बाकी का 5 कहां से देंगे? इसी से तो देते था। नहीं है। अगर है तो ठीक है, 5 में से भी एक माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, बस इसको बंद कर दीजिए। क्या ये 20 वाला कहीं पे बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, 20 का कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो हुआ चॉइस 1, ये तो हुआ चॉइस 1 आपका, जवाब 10 और 5। अगर मान लीजिए कि नहीं चला, अगर 10 है ही नहीं, 10 है ही नहीं, तब मजबूरी है कि आपको 5 में जाना पड़ेगा। एल्स अब आपको 5 का कितना चाहिए? 15 देने के लिए 3 नोट चाहिए। अगर 5 इज लेस देन 3, रिटर्न फॉल्स। अगर मान लीजिए 5 का है ही नहीं 3 नोट, आपके पास 2 ही नोट है, तो नहीं बेच पाएंगे आप, सिंपल सी बात है। अब अगर है 5 का नोट तो ठीक है, 5 का इसको 3 नोट निकाल के दे दीजिए। 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये बंद कीजिए, एल्स बंद कीजिए, ये वाला एल्स, ये फॉर लूप बंद कीजिए। अगर आप लास्ट तक सब करते हुए पहुंच गए तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए, रिटर्न ट्रू कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हम इसमें इतना टाइम इसलिए दिए हैं क्योंकि घुसाइए दिमाग में कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कोई भी फैंसी डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ? कोई डीपी, हीप, बाइनरी सर्च, स्टैक, क्यूब, कुछ नहीं यूज हुआ ना। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस का। आप क्या करते हैं जनरल लाइफ में, आदमी क्या करता है? यही करता है भाई। तो ये हो गया लेमनेड स्टैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है असाइन कुकीज। असाइन कुकीज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्टली ग्रीडी क्वेश्चन है। एक मिनट। असाइन कुकीज, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक और चीज समझना पड़ेगा छोटा सा। मान लो कि तुमको ना नंबर ऑफ टास्क करना है अपने दिन में। कितना में? अपने दिन में। टास्क मतलब जो नॉर्मल दिन का काम होता है ना। सॉरी। तुमको कोई बोला है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टास्क करना है। क्या? ज्यादा से ज्यादा टास्क करना है, मतलब नंबर ऑफ टास्क ज्यादा होना चाहिए। क्या कर रहे हो? छोटा काम कर रहे हो कि बड़ा काम कर रहे हो कि बहुत महान काम कर रहे हो कि बहुत लिचड़ काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ काम ज्यादा करना है। अच्छा, तो इंसानी बुद्धि के तहत क्या काम करना प्रीफर करोगे? काम मतलब दिन का काम। मेरे हिसाब से जैसे हम एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमको नंबर ऑफ काम ज्यादा करना है, और एक दिन में आपके लिमिटेड नंबर ऑफ काम कर सकते हैं ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, शक्ति लिमिटेड है, तो हम ना छोटे छोटे काम ज्यादा करेंगे। क्या? छोटे छोटे काम ज्यादा करने पे फोकस करेंगे। मतलब नहा लिए, एक काम हो गया, खा लिए, दूसरा काम हो गया, थोड़ा टहल लिए, तीसरा काम हो गया। अब कोई बुड़बक आदमी क्या करेगा? कोई एकदम जड़ बुद्धि होगा वही करेगा कि सुबह उठेगा और बोलेगा कि नहीं, हम सबसे पहले तो साला 2.5 घंटा जाके करेंगे जिम। तो उससे होगा क्या फायदा? 2.5 घंटा जिम किए और पता चला कि उसके बाद वहीं बेहोश हो गए। तो नंबर ऑफ टास्क कितना गिनाया? एक ही गिनाया। जिम एक काम है ना, और एक आदमी है जो नहाया, खाया और टहला, तो वो 3 काम, तो वो आपसे जीत गया। तो जनरल कॉमन सेंस क्या कहता है? छोटा काम करते जाओ, बड़ा काम बाद में करो। क्या है ये? ग्रीडी है क्या? अब आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये कभी हमको बैकफायर कर जाएगा क्या? बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा,
मान लीजिए आप 3 काम कर लिए, नहा लिए, खा लिए, टहल लिए, 3 काम हो गया। जिम करते पहुंचे तो आपको पता चला कि अब तो ताकत खत्म हो गया, जिम नहीं हो पाएगा। तो क्या आपको अब रिग्रेट होगा कि अरे साला टहलना नहीं चाहिए था, जिम कर लेना चाहिए था? नहीं, फायदा क्या होगा? जिम क्यों कर लेना चाहिए था? टहले तो वो बेकार में थोड़ी टहले, गिनाया ना वो एक काम, जिम करते वो भी एक गिनाता। तो ये रिग्रेट कभी नहीं होगा कि वो नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक काम है, या तो वो करो या तो ये करो, तो कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगर आप जिम कर लिए 2.5 घंटा और बेहोश हो गए, तो जाके आगे बाद में आपको दिक्कत रिग्रेट होगा कि अरे साला वो 2.5 घंटा जिम किया, वहां पे हम 10 काम कर सकते थे। तो यहां पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपको ग्रीडी अप्रोच करना चाहिए कि ना, सबसे छोटा वाला काम हम पहले करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टास्क वैल्यूएबल है कि नहीं उसका कोई महत्व नहीं है ना, नंबर ऑफ टास्क ज्यादा करना चाहिए। तो इसीलिए मैं एग्जांपल दी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है। ये क्वेश्चन आपको क्या बोलता है ना कि आपके पास कुकीज हैं, आपके पास क्या है? कुकीज, जिसको बिस्किट बोला जाता है। अच्छा, हर एक कुकी का ना कुछ साइज है, हर एक कुकी का कुछ साइज है। मान लो साइज का मतलब 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का, वैसा समझ लीजिए साइज है। अच्छा, आपके घर में कुछ बच्चे हैं, आपके घर में कुछ चिल्ड्रन है, ओके, आपके घर में कुछ बच्चे हैं, कुछ कुकीज है और कुछ बच्चे हैं। अच्छा, हर एक बच्चे का ना एक ग्रीड लेवल है, हर एक बच्चे का एक ग्रीड लेवल है। मतलब ग्रीड लेवल या तो भूख लेवल है। अब ग्रीड लेवल का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी बच्चे का ग्रीड लेवल जो है ना वो 4 है। इसका यह मतलब है ना कि अगर आप उसको लेस देन 4 किलो का कोई कुकी देंगे तो वो खुश नहीं होगा, वो उसको नहीं खाएगा। मतलब आपके पास मान लो 4 कुकी रखे हुए हैं, एक 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का कुकी, 4 किलो का बिस्किट रखा हुआ है। किसी बच्चे का अगर ग्रीड 4 है तो उसको जब तक आप 4 किलो वाला नहीं देंगे वो नहीं खाएगा, कुछ नहीं होगा। 3 किलो का नहीं खाएगा, 2 किलो का नहीं खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, 10 खा लेगा। ग्रीड मतलब मिनिमम उतना तो उसको खाना ही है। अगर किसी बच्चे का ग्रीड लेवल 1 है तो वो इन चारों में से कोई भी खा सकता है जो बचा हुआ है, ओके। और एक कुकी एक बच्चे को मिलेगा, मतलब एक कुकी में 2 बच्चे नहीं खा सकते, एक कुकी आप एक बच्चे को ही देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई 10 किलो का कुकी है तो आप उसको दे सकते हैं। उस बच्चे का ग्रीड लेवल मान लीजिए 5 है तो आप उसको बिल्कुल दे सकते हैं, वो पूरा कुकी वो खा जाएगा। 5 से कम नहीं खाएगा, 5 से ज्यादा खाएगा, 5 या 5 से ज्यादा बिल्कुल खाएगा, ओके। आपका काम क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खुश करना है। क्या? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खुश करना है। अब इसमें वो भी खुश हो सकता है जिसका ग्रीड लेवल सबसे ज्यादा है या तो सबसे कम है, उससे मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके घर के खुश होने चाहिए, सबको वो उनका वाला कुकी मिल जाए। अगेन ये ग्रीडी प्रॉब्लम है, आइए हम बताते हैं क्यों ये ग्रीडी प्रॉब्लम है। अब बच्चों का लालच लेवल है, अब बच्चों का लालच लेवल है। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, मान लीजिए 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इस बच्चे का लालच लेवल है 1, इस बच्चे का लालच लेवल है 3 और इसका है 5। कहने का क्या मतलब कि ये जो सी नामक बच्चा है ये 5 किलो से कम का बिस्किट नहीं खाएगा। ये जो बी है ये 3 किलो से कम का बिस्किट नहीं खाएगा। और ये जो ए है ये अच्छा बच्चा, ये 1 किलो बिस्किट से कम नहीं खाएगा, तो 1 किलो का तो होगा ही बिस्किट, ओके। अब मान लीजिए आपके पास 2 ही कुकी है, बच्चे 3 है, कुकी लेकिन 2 है। पहला कुकी कितने का है? पहला 4 किलो का कुकी है, पहला 4 किलो का कुकी है। और दूसरा कुकी कितने का है? दूसरा 2 किलो का कुकी है, दूसरा 2 किलो का कुकी है। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड है, अच्छी बात है ना, ओके। एक मिनट, तो देखिए अब यहां पे भी सेम तरीके का सोच आपका जाना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। एक बात बताइए, बच्चे का ग्रीड यहां पे लिखा हुआ है। एक बात बताइए कि जिस बच्चे का कम लालच है, जिस बच्चे को कम लालच है उसको खुश करना ज्यादा आसान है कि जिस बच्चे का ज्यादा लालच है उसको खुश करना ज्यादा आसान है? कम वाले बच्चे को, एग्जैक्टली टास्क वाला बात है ना। इस टास्क में 1 घंटा लग रहा है, इस टास्क में 5 घंटा लगेगा, तो क्या करना आसान है? 1 घंटे वाला टास्क करना आसान है ना। तो 5 घंटे का हम क्यों खुश करेंगे? तो पहले हम बच्चों को किन ऑर्डर में खुश करना चालू करेंगे? बाई इन देयर असेंडिंग ऑर्डर, ग्रीडी से। काहे? क्योंकि आप 5 वाले बच्चे को सबसे पहले खुश क्यों करना चाहते हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप अगर 1 वाले बच्चे को खुश कर देंगे, देखिए किसको करना आसान है? आसान होगा, हो सकता है दोनों खुश ना हो पाए, हो सकता है पॉसिबल ना हो दोनों खुश होना, वो अलग बात है, लेकिन
प्रैक्टिकली किसके लिए आसान होगा? किसी बच्चे, कोई बोल रहा है कि, कोई आपसे बोले कि भैया 1 रुपया दीजिए, कोई बोल रहा है कि हमको 100 रुपया दीजिए, तो किसको खुश करना ज्यादा आसान है आपके लिए? 1 रुपए वाले का ना, उसको दे दीजिए 1 रुपया। उसके बाद आप 100 रुपए वाले को देखिए कि तुम्हारे लिए कुछ बचा कि नहीं। तो किस ऑर्डर में बच्चों को खुश करेंगे? छोटे बच्चों को, मतलब कम लालची बच्चों को ज्यादा खुश करने के ऑर्डर में। तो मान लीजिए कि आप इसको खुश करना चाहते हैं, अभी आप यहां पे आए हैं, इस बच्चे पे आए हैं। अब शुरू में आपके पास दो तरीका का कुकी है, 4 किलो, 2 किलो। अब इस बच्चे का लालच लेवल 1 है, तो टेक्निकली बोला जाए तो ये दोनों कुकी खा सकता है। एक है तो ये 2 भी खाएगा, 4 भी खाएगा। अब आपको इसको कौन सा खिलाना चाहिए? कौन सा कुकी खिलाना चाहिए? 2 किलो वाला कुकी खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 4 किलो वाला कुकी खिला देंगे, खिला सकते हैं, खिला दीजिए 4 किलो वाला। आप इसको 4 किलो वाला कुकी खिला दिए, तो अब मान लीजिए कि ये हो गया। अरे ये मेरा पेन क्या है साला, हम तंग कर दिया है? अरे क्या हो जाता है? हाँ ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आप इसको एक वाले को ना 4 किलो का कुकी खिला देते हैं, खा जाएगा। अब आप आएंगे 3 वाले बच्चे पे। 3 वाले को खिलाएंगे? 3 वाला 2 तो खाएगा नहीं, 4 खाना चाहता था। 4 किसको खिला दिया आप? एक वाले को। क्या एक को 4 किलो का कुकी खिलाने की जरूरत था? नहीं। ग्रीडी चॉइस क्या कहता है? भाई ये आदमी बोल रहा है कि हमको 1 या 1 से ऊपर दे दो, तो आप इसको 2 क्यों नहीं दे रहे हैं? इसको 4 क्यों दे रहे हैं? मतलब कोई आदमी आके बोला कि 10 रुपए दे दीजिए, तो आप इसको 1 लाख दे दिए। उसके बाद कोई, आपका पूरा पैसा वहीं खत्म हो गया। अब दूसरा आदमी आया, बोला कि हमको 10,000 रुपए दिए, तो आप दांत चिहाड़ दिए कि अरे मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो आप उसको कहे दिए 1 रुपए वाले को 1 लाख। 1 रुपए देना चाहिए था ना टेक्निकली। तो यही है ग्रीडी। क्या ये आपको कभी रिग्रेट होगा? नहीं होगा। अगर कोई आदमी 1 रुपए मांग रहा है, आप उसको 1 रुपए दिए, तो काहे रिग्रेट होगा? अब थोड़ी आप सोचेंगे कि अरे उसको 1 रुपए नहीं देना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा भाई। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? दोनों एरे को सॉर्ट कर लीजिए। कुकी वाले एरे को भी सॉर्ट कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, चिल्ड्रन वाले एरे को भी सॉर्ट कर लीजिए, चिल्ड्रन वाले एरे को भी सॉर्ट कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब चिल्ड्रन वाले एरे पे मान लीजिए कि आपके चिल्ड्रन ये हैं, आपके चिल्ड्रन ये हैं, मान लीजिए ये आपके चिल्ड्रन है 1 2 3, 0 1 2। यहां पे हम रखेंगे अपना आई को। आपका जो कुकी वाला एरे है वो ये है 1 और 1, 0 1। यहां पे हम रखेंगे अपने जे को। ओके, हर एक बच्चे को देखिए, हर एक बच्चे को देखिए। अब आपको इस बच्चे को सेटिस्फाई करना है जिसका ग्रीड लेवल 1 है। अब इस जे को देखिए, अब आप इस कुकी पे खड़े हैं। अब क्या ये जो कुकी है, ये जो कुकी जे है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये चाइल्ड वाला आई है, तो ये हो गया बच्चा सेटिस्फाई। तो आप क्या करेंगे? रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि ये कुकी तो खत्म हो गया, और आई प्लस प्लस भी कर देंगे क्योंकि ये बच्चा भी सेटिस्फाई हो गया। अगले बच्चे पे चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए इस बच्चे का रहता ग्रीड लेवल 2, नहीं होता सेटिस्फाई। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपसे 2 ग्रीड लेवल वाला बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस कुकी से, तो क्या आपसे आगे के बच्चे सेटिस्फाई होंगे? कहने का मतलब कि आपसे 2 साल का बच्चा ही हैंडल नहीं हुआ, तो क्या आप 5 साल के बच्चे को हैंडल कर लेंगे? नहीं। तो उसमें आई को मत बढ़ाइए, उसी बच्चे पे रहिए, कुकी बढ़ा दीजिए। अब आपको बड़े कुकी की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपली जे प्लस प्लस कर दीजिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप मान लीजिए कोई आदमी आपसे 1 रुपए मांगा, आपसे 1 रुपए मांगा, आपके पास 1 रुपए नहीं 100 रुपए मांगा, आपके पास उस समय 50 रुपए हैं, उस समय 50 रुपए हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपसे 100 रुपए वाला आदमी ही नहीं हैंडल हुआ, तो क्या 200 रुपए वाला आदमी हैंडल होगा? नहीं। 500 रुपए वाला? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? अरे आपको अपना पैसा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना पैसा 50,000 करना पड़ेगा, तभी तो कोई भी आदमी हैंडल होगा ना। तो सेम यही चीज हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों एरे को सॉर्ट करेंगे, दोनों एरे को सॉर्ट करेंगे। आई को रखेंगे 0 पे, जे को रखेंगे 0 पे। आई मतलब चाइल्ड पे और जे मतलब कुकी पे। उसके बाद क्या चलाएंगे? while I less than child dot size, I less than child dot size, yes, and j less than cookie dot size, j less than cookie dot size, very good। उसके बाद क्या देखेंगे? if cookie of j, if cookie of j greater than equal to child I, मतलब इस बच्चे को आप कर सकते हैं सेटिस्फाई। क्या करेंगे? रिजल्ट प्लस प्लस। ये रिजल्ट क्या है? कितने बच्चे खुश हुए? एक बच्चा खुश हो गया, बढ़ा दिए। उसके बाद ये बच्चा खुश हो गया, ये कुकी भी खत्म हो गया। शॉर्ट एंड सिंपल। नहीं तो सिंपली जे प्लस प्लस। लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे? रिजल्ट।
खत्म हो गई बात, यही था क्वेश्चन, ये है ग्रीडी अप्रोच। आइए अगले जंप गेम। अब हम आपको दो क्वेश्चन ऐसा समझाएंगे ना जिसमें आपको लगेगा कि वो तो डीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन वो है ग्रीडी का है वो भी बताते हैं। एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है जंप गेम। जंप गेम, ठीक है, इसको समझाने का तरीका, इसको समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम आपको अभी जंप, पहले हम आपको जो क्वेश्चन लीड कोड पे दिया है वो बताते हैं, ठीक है। आपको क्या बोला है, आपको एक एरे मिला हुआ है, आपको एक सिंपल एरे मिला हुआ है, ठीक है। एरे में कुछ नंबर लिखा हुआ है 2 3 1 1 और 4, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, आपको बोलता है कि आप स्टार्ट कहां से करते हैं, इंडेक्स 0 से। आप स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 0 से। अच्छा, जो जो नंबर लिखा हुआ है ना, अब यहां पे लिखा हुआ है 2, एरे ऑफ 0 में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप ना 0 से 2 स्टेप मैक्सिमम तक जा सकते हैं खुद के। मतलब आप स्टार्ट तो 0, आपको 0 पे कोई लाके छोड़ देगा, यहां पे कोई लाके छोड़ देगा। अब यहां पे नंबर लिखा हुआ है 2, इसका मतलब आपकी मर्जी, आप 0 से 1 जा सकते हैं या तो 0 से 2 जा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, 0 से 3 नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप चुन लिए कि हम, ठीक है, हम 0 से 2 जाएंगे, तो आप डायरेक्टली आ गए इंडेक्स नंबर 2 पे, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप 2 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक जा सकते हैं मैक्सिमम, एक ही चॉइस है। अगर यहां पे मान लीजिए 0 लिखा होता तो आप यहीं फंस जाते, आप कहीं नहीं जा पाते, आप कहीं नहीं जा पाते। आप मान लीजिए आ गए इंडेक्स नंबर 3 पे, यहां पे आ गए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो आप 3 से वन मोर एक स्टेप 3 से 4 तक जा सकते हैं। एक बार जैसे ही आप इंडेक्स 4 पे आ गए, लास्ट इंडेक्स पे अगर आप आ गए, पहुंच पाए, आपको रिटर्न ट्रू कर देना है, आपको रिटर्न ट्रू कर देना है। आपको क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। तो आपको लगेगा कि ये तो हमेशा ही पहुंच जाएंगे, नहीं, हमेशा नहीं पहुंचेंगे। देखिए देखिए 0 1 2 3 1 0 3 4, यहां देखिए आपको स्टार्ट हुआ 0 से। 0 से आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, एक स्टेप, क्योंकि एक लिखा हुआ है। आप आ गए 1 पे। 1 पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 1 से आप आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, फंस गए। ये क्या है, ये डेड एंड है। अगर आप डेड एंड पे फंस गए, आपको फॉल्स रिटर्न करना है, यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि ये तो सारा डीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो चॉइस का क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो हम तो भैया 0 से 1 भी जा सकते हैं और 2 भी जा सकते हैं। तो हम ऐसा करूंगा कि एक बार 1 जाके देख लेंगे, वहां से पहुंच पाते हैं कि नहीं, फिर हम 2 जाके देख लेंगे, वहां से पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं, थोड़ा अलग टाइप से समझाते हैं, फिर आप बोलिएगा कि डीपी का क्वेश्चन है कि नहीं। इमेजिन कीजिए कि ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स नहीं है, लोग हैं। ये क्या है, लोग हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है टाउन 0, टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3 और टाउन 4। ये शहर है, आप जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 3 1 1 4, ठीक। आपको कोई यहां लाके खड़ा कर दिया। इस 2 का अब क्या मतलब है, हम आपको बताते हैं। ये शहर है, टाउन 0 से टाउन 4, आपका कहां जाना गोल है, टाउन 4 पे जाना गोल है, ठीक। अब मान लीजिए कि ये जो है ना, ये जो यहां पे 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि इस शहर में एक आदमी है जिसको आगे के 2 शहरों का रास्ता पता है। मतलब आगे के 2 शहरों का रास्ता पता है। मतलब कि अगर यहां पे 2 लिखा हुआ है ना, तो अगर आप टाउन 0 पे आते हैं तो आपको टाउन 1 या टाउन 2 तक जाने का रास्ता पता चल जाएगा। टाउन 3 तक जाने का रास्ता नहीं मालूम है, टाउन 2 तक आपको पता चल जाएगा। ये इसका मतलब है। अगर आप टाउन 1 में आ जाते हैं, यहां पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको टाउन 1 से टाउन 2 3 और 4 तक रास्ता पता चल जाएगा अपने आप। ये आदमी से आप पूछ लेंगे, आपको ये बता देगा। मतलब हर एक टाउन में जो आदमी है ना, वो आपको अगले कुछ टाउन तक का रास्ता बता देता है। तो अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसको चॉइस की तरह क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि हमको, मान लीजिए आप टाउन 0 पे आए, आपको पता चला कि यहां पे तो 2 लिखा हुआ है, मतलब कि हमको टाउन 1 का रास्ता पता चल जाएगा और टाउन 2 का रास्ता पता चल जाएगा। तो आप इसको चॉइस की तरह काहे कंसीडर कर रहे हैं कि हम या तो टाउन 1 जाएंगे या तो टाउन 2 जाएंगे। नहीं, आपको टाउन 1 या टाउन 2 का रास्ता पता नहीं चल रहा है, आपको टाउन 2 तक का रास्ता पता चल रहा है। आपको टाउन 2 तक का रास्ता पता चल रहा है। फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जब आप टाउन 0 में आए तो आपके दिमाग में आया कि ठीक है, ये आदमी हमको कहां तक का बता सकता है, मैक्सिमम टाउन 2 तक का बता सकता है। तो आप पहले सोचे थे कि ठीक है, टाउन 1 का रास्ता बताएगा या तो टाउन 2 का रास्ता बताएगा। नहीं, ये आपको टाउन 2 तक पहुंचा देगा।
अगर आप एक बार टाउन 0 पहुंच गए तो इस बात की गारंटी है कि आप टाउन 2 तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी आपको रास्ता बताने के लिए रेडी है भाई, आपको बता चुका है रास्ता। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप शहर बाई शहर जाते रहिए, स्किप मत कीजिए किसी को, हर शहर में जाइए, वहां रुकिए, वहां रुकिए, ठीक है। उस आदमी से पूछिए कि तुम हमको मैक्सिमम कहां तक पहुंचा सकते हो, तुम हमको मैक्सिमम कहां तक पहुंचा सकते हो। मान लीजिए कि आप टाउन 0 में गए, मान लीजिए कि आप टाउन 0 में गए, ठीक है। इसको हम फिर से समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इसमें ज्यादा समय लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप टाउन 0 में आए, आप कहां आए? टाउन 0 में, आप टाउन 0 में आए, ठीक है। अभी आपको कहां तक का रास्ता पता है? 0 तक का, अभी शुरू में तो कुछ नहीं पता है, इसको हम बोलेंगे रीच। मेरा अभी रीच या मेरा नॉलेज अभी 0 तक ही है, 0 में तो कोई छोड़ दिया था, ओके। टाउन 0 पे उस आदमी से आप एक सवाल पूछते हैं कि भैया एक बात बताओ, तुम हमको कहां तक का रास्ता बता सकते हो मैक्सिमम? तो टाउन 0 का वैल्यू, आदमी आपको बोलता है कि हम आपको टाउन 2 तक पहुंचा देंगे, टाउन 2 तक हम आपको नक्शा बना के दे देंगे, ओके। तो आपको पता चलता है कि मेरी अभी तक की नॉलेज कहां तक की थी? 0 तक। ये आदमी कहां तक पहुंचा देगा? आपका गोल क्या है? लास्ट तक जाना ना, दूर तक जाना, एकदम दूर जाना। तो आप, यह आदमी बोला कि हम आपको सेकंड टाउन तक पहुंचा देंगे भैया। तो एक बात बताइए कि 2 जो है आपके 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो आप अपने रीच में 2 लिख लीजिए। अब दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप 2 तक पहुंच के ही रहेंगे, चाहे आगे 0 लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके पास टाउन 2 तक जाने की नॉलेज आ चुकी है। लेकिन डायरेक्टली टाउन 2 तक मत जाइए, टाउन 0 के बाद टाउन 1 में आइए। आइए टाउन 1 में, आप जा सकते थे 2, मत जाइए, टाउन 1 में आइए, कोई आपका कुछ घटेगा थोड़ी। आ जाइए टाउन 1 में, आपको ऑलरेडी टाउन 2 तक का पता है ना, आप तो रिलैक्स खड़े हैं। टाउन 1 में आइए, इस आदमी से सेम सवाल कीजिए, तुम हमको मैक्सिमम कहां तक पहुंचा सकते हो? यह आदमी आपको क्या बोलेगा? भैया हम अब टाउन 1 में है, मेरे पास 3 टाउन की नॉलेज है, तो हम आपको 1 + 3 4 तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। अब बताइए, आपके पास पहले क्या नॉलेज थी? 2 तक पहुंचने की। यहां आदमी आपको क्या बोल रहा है? हम आपको 4 तक पहुंचा सकते हैं। अपने रीच को 4 कर दीजिए। अब दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप 4 तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप 4 तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये काम करते रहिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरा जो रीच है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 हो गया है, ट्रू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ट्रू कर दीजिए। लेकिन आप फंसेंगे कैसे? फॉल्स वाला कैसे पकड़ेंगे? इसमें तो आप बोल रहे हैं कि हर टाउन में नहीं जा सकते हैं आप। देखिए क्या होता है इसका मतलब। अब मान लीजिए कि ये है टाउन 0, ठीक है। यहां का आदमी आपको 1 पहुंचा सकता है, वेरी गुड है। ये है टाउन 1, यहां का आदमी एकदम बुड़बक है, आपको 0 पहुंचा सकता है। ये है टाउन 2, और यहां का आदमी मान लीजिए आपको 2 पहुंचा सकता है, मान लीजिए किसी कारण से, ठीक है। आपकी शुरू में नॉलेज कितनी थी बेटा? 0 नॉलेज थी। आप टाउन 0 में आए, आप इस आदमी से पूछे कि एक बात बताओ जी, तुम हमको कहां तक पहुंचा सकते हो? तो ये बोला कि भैया हम आपको 1 है ना मेरे पास, तो हम आपको 0 + 1 1 तक तो पहुंचा ही देंगे। आप अपने रीच को 1 कर लिए। अब दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप टाउन 1 तक पहुंचेंगे। पहुंचिए, टाउन 1 में आए आप। टाउन 1 से आदमी से आप सेम सवाल पूछे कि भैया तुम हमको बताओ कहां तक पहुंचा सकते हो? तो ये बोलता है कि भैया मेरा नॉलेज ना पूरा 0 है, तो हम आपको कहीं तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आपका नॉलेज चेंज नहीं हुआ, आपका नॉलेज 1 ही रह गया अनफॉर्चुनेटली। अगर यहां पे कुछ लिखा होता तो आपकी नॉलेज में वृद्धि होती, लेकिन आपका नॉलेज 1 ही रह गया। अब अगर आप टाउन 2 पे आते हैं, अगर आपका जो आई है, जो फॉर लूप चल रहा है, वो टाउन 2 पे आता है, लेकिन आपको पता चलता है कि मेरा जो रीच है ना, वो आई से कम है, तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। मतलब कि आप टाउन, क्या है, आप मान लीजिए, अब आप देखिए, जब आप टाउन 1 से निकले तो आप किस नॉलेज के साथ निकले? 1, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये आदमी कुछ नहीं बताया। आप टाउन 2 में पहुंच गए, लेकिन आप टाउन 2 में कैसे पहुंच गए? आपका नॉलेज तो 1 तक का था, तो इसका मतलब कि आप कुछ गलत है, इसका मतलब कि आपको टाउन 2 में नहीं होना चाहिए था। तुरंत क्या कीजिए? रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। तुरंत क्या कीजिए? रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। मतलब कि किसी भी टाउन में पहुंचने के बाद आपको एक चेक करना पड़ेगा कि भैया मेरा जो नॉलेज है वो कम से कम इस टाउन तक आने का था कि नहीं था। अगर नहीं था तो यहां हम कैसे आए, और यार यही नहीं आए तो आगे कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर जा सकते हैं तो वेरी गुड है। आप आइए, टाउन से निकलने से पहले वहां के एक आदमी से पूछ लीजिए कि एक बात बताओ, तुम हमको कहां तक पहुंचा सकते हो?
वो आपको बोलेगा कि हम आपको फलाने टाउन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज उससे ज्यादा है ऑलरेडी, मतलब मान लीजिए आपकी नॉलेज पांचवें टाउन तक थी, बोल रहा है कि हम आपको तीसरे तक पहुंचाएंगे, तो बोले हाँ ठीक है छोड़ो ना, हमको पांचवा तो ऑलरेडी मालूम है, कुछ मत कीजिए। लेकिन अगर आपकी नॉलेज थर्ड टाउन तक पहुंचने की थी, कोई आदमी आपको मिल गया जो बोल रहा है हम आपको 10वें टाउन तक पहुंचा सकते हैं, तुरंत अपनी नॉलेज को 10 कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ भी हो जाए दुनिया में आप 10 तक जाएंगे ही जाएंगे जाएंगे। तो बस यही क्वेश्चन है। इसका कोड बहुत आसान है, इसका कोड कुछ नहीं है। INT रीच इज इक्वल टू 0। शुरू में आपके पास 0 तक की नॉलेज है, 0 पे आपको कोई लाके छोड़ देगा। ओके, स्टार्ट कीजिए। I इज इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। सबसे पहले चेक क्या करना है, अगर मेरी रीच, मगर मेरी नॉलेज I से कम है, रिटर्न फॉल्स। खत्म हो गया। अब अपनी नॉलेज अपडेट कर लीजिए। रीच इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रीच, और ये आदमी हमको कहां तक पहुंचा सकता है, इफ जैसे ही आपकी रीच इक्वल इक्वल टू n-1 हुई या ग्रेटर देन इक्वल टू हुई, रिटर्न ट्रू कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लूप के बाहर रिटर्न ट्रू लिख दीजिए। ये हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन तब भी लिख दीजिए, बस यही है। तो ये क्या था, ये डीपी का नहीं था, ये ग्रीडी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी से सवाल पूछने में आपका कुछ घट थोड़ी रहा है, आपका थोड़ी वजन कम हो जाएगा अगर आपसे पूछ लेंगे तो। आपको ये क्यों करना है कि अगर टाउन 0 में ऐसा है तो हम 1 या 2 जाएंगे, नहीं, 1 से होते हुए 2 चले जाइए ना, 1 वाले से पूछ लीजिए लगे हाथों, तो वो है। तो ये टाउन ऐसा नहीं है कि एक इधर है एक उधर है, नहीं, लाइन में सारे टाउन है, लाइन से जाते जाइए। हर एक टाउन मेंबर से पूछिए कि तुम हमको कहां तक छोड़ सकते हो, वो आपको बता देगा, और वो आपको बताएगा तो अपनी नॉलेज लिख लीजिए। हर एक टाउन में पहुंच के एक चीज जरूर चेक कर लीजिए कि इस टाउन तक हमको आने की मेरे पास बुद्धि थी कि नहीं, नहीं थी, फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, आप आगे नहीं जा पाएंगे, आप गलत आ गए इस टाउन में एक्चुअली। ठीक बात है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम फ्रैक्शनल नैपसैक। अब देखिए, डीपी में भी एक नैपसैक था, उसका मतलब क्या था, 0-1 नैपसैक, इसका मतलब है फ्रैक्शनल नैपसैक। यही एक डिस्टिंक्शन है जिसके कारण 0-1 नैपसैक डीपी में पढ़ाया जाता है और ये ग्रीडी में पढ़ाया जाता है। बताते हैं डीपी का, अगर आपको याद हो तो हम आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि नैपसैक होता क्या है। आपके पास आइटम्स होते हैं, हर एक आइटम का एक वेट होता है 10 किलो, हर एक आइटम से आपको एक वैल्यू मिलता है 60 रुपए। आपके पास एक कैपेसिटी होती है, नैपसैक का मतलब होता है पोटली, चोर लोग पोटली रखता है उसका मतलब नैपसैक होता है। अच्छा, नैपसैक में 1 किलो की कैपेसिटी है, मतलब आप 50 किलो से ज्यादा सामान अपने नैपसैक में नहीं डाल सकते हैं। मतलब कि आप चाहें तो, अब मान लीजिए टोटल वेट कितना है तीनों का, 60 किलो, तीनों आइटम नहीं रख सकते, आपका पोटली फट जाएगा। समझ में आती है बात। अच्छा, आपको 50 किलो तक का आइटम रखना होता था और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेनी होती थी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेनी होती थी। तो डीपी में इसको हम लोग किए थे कि आप एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते थे कि ये वाला आइटम हम लेंगे, क्योंकि दो तरीके का एल्गोरिदम हम आपको बोले थे कि आप कर सकते हैं। अब कोई आदमी सोचेगा कि कैपेसिटी है ना जी, तो लेस वेट वाले चीजों को ले लेंगे, लेस वेट वाले चीजों को पहले भर लेंगे, लेकिन डीपी में काम नहीं करता था, क्योंकि अब लेस वेट वाले चीजों को तो ले लेंगे, हो सकता है उसका वैल्यू भी बहुत बहुत कम हो सकता है उसका वैल्यू बहुत कम हो सकता है एक आइटम हो जिसका वेट थोड़ा ज्यादा हो लेकिन उसकी वैल्यू एनॉर्मस हो। अगर आप सिर्फ वो आइटम एक ले लेते तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो हम लोग देखे थे कि ना, गलत हो जाएगा, नहीं काम करेगा ये एल्गोरिदम कि लेस वेट नहीं ले सकते हैं। दूसरा नेचुरल टेंडेंसी था कि वैल्यू बढ़ाना है ना, मैक्सिमम वैल्यू वाले को ले लेते हैं। अगेन डीपी में देखा गया था कि ये भी आगे जाके काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू को आप लिए और उसका हो सकता है कि वेट बहुत ज्यादा हो, उसके बाद और कुछ लेने का चॉइस ही ना बचे, लेकिन उसके जगह अगर आप 5 थोड़े छोटे आइटम लेते तो ज्यादा प्रॉफिट होता। तो हम लोग डीपी में देखे थे कि ये दोनों काम नहीं करता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट तो यही कहता है हमारा कि हाँ भाई ऐसा करना है तो कम वेट और ज्यादा वैल्यू। बेस्ट ऑप्शन क्या है? ज्यादा वैल्यू कम वेट, ज्यादा वैल्यू कम वेट। लेकिन डीपी में दोनों एल्गोरिथम काम नहीं किया था। अब इस क्वेश्चन का नाम है फ्रैक्शनल नैपसैक, यही सब बदल देता है। अब आपको ना आइटम्स को 0 या 1, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लेना है नहीं लेना है, आप उसका कोई फ्रैक्शन ले सकते हैं, कोई फ्रैक्शन ले सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आप उस आइटम को तोड़ सकते हैं। अगर आप उसको तोड़ेंगे ना तो उसका वेट भी टूट जाएगा, वैल्यू भी टूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10 किलो का आइटम है और आपको उससे 100 रुपए मिलते हैं, एक आइटम ये है, डीपी क्या बोलता था? डीपी क्या बोलता था कि भाई लेना है तो पूरा लो, 10 किलो लो, 100 रुपए ले लो।
फ्रैक्शनल क्या बोलता है ना, मान लो तुम्हारे 5 किलो ही जगह बची है, तो डीपी बोलता था कि ना, 01 बोलता था ना, नहीं ले सकते हो, 5 किलो जगह है, 10 किलो का नहीं लेने देंगे। ग्रीडी क्या बोलता है, एक काम करो, इसको तोड़ दो आधा। अगर एक बात बताओ, 10 किलो में 100 रुपए मिल रहा है ना, तो एक काम करो, 5 ही किलो लो और 50 रुपए ले लो और डाल दो, बस खत्म हो गई काम। अब आपका जो ये जो इंस्टिंक्ट था ना, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किस आइटम में इंटरेस्ट है, जिसका वेट कम से कम हो और वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं, आपके पास कितने आइटम है, आपके पास कितने आइटम है, 10 20 30, तो हम यहां पे टेबल बना लेते हैं, वैल्यू और वेट, 1 2 3। वैल्यू कितनी है, 60 100 120। वेट कितना है तीनों का, 10 किलो 20 किलो 30 किलो। आपकी कैपेसिटी है 50 किलो, ठीक है। आपको क्या लेना है, कम से कम वेट और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। तो क्यों ना यहां एक रेशियो बना लिया जाए, वैल्यू बाय वेट। इसी से तो पता चलेगा कि कोई सामान कितना वैल्यूबल है। मान लीजिए अगर कोई सामान 1 किलो में आपको 100 रुपए देता है, और एक और सामान है जो 1 किलो में आपको 1000 रुपए देता है, कौन ज्यादा वैल्यूबल हुआ, ये वाला सामान। केसर का 1 ग्राम 1000 रुपए का मिलता है, और लोहा का 1 ग्राम 10 रुपए का बिकता है। ज्यादा वैल्यूबल क्या है, केसर है, क्योंकि उसके कम वेट में ज्यादा वैल्यू आती है। ये समझते हैं ना ये बात आप लोग। सोना क्यों वैल्यूबल है, 10 ग्राम सोना का वैल्यू 1 लाख रुपए है, और 10 ग्राम चांदी का वैल्यू थोड़ा कम होगा। तो मतलब ये बात समझ रहे हैं ना, यही है। रेशियो निकालिए किसका, वैल्यू बाय वेट का। क्या आया, 6, 100/20 5, 120/30 4। सबसे वैल्यूबल आइटम कौन है, ये वाला है, सबसे वैल्यूबल आइटम ये वाला है। अब एक एक करके इनको लेना शुरू कीजिए इन ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूएबिलिटी। सबसे वैल्यूबल 6 किलो का है, इसका वेट कितना है 10 किलो, इसको पूरा ले लीजिए, इसको पूरा, जब तक पॉसिबल है इसको पूरा लीजिए। तो आपका 50 किलो क्या बन जाएगा, 40 किलो बन जाएगा, और आपके वैल्यू में क्या ऐड हो गया, 60 ऐड हो गया। वेरी गुड। अगला वैल्यूएबल आइटम कौन सा है, 5 वाला। इसका कितना वैल्यू है, 20। क्या इसको पूरा ले सकते हैं, हाँ इसको भी पूरा ले सकते हैं, पूरा लीजिए। 40 किलो घट के हो गया 20 किलो, और इससे आपको वैल्यू मिली 100 रुपए। अगले आइटम पे आइए, 4 वैल्यूबिलिटी है इसका। कितना वेट है इसका, 30। क्या आप इसको पूरा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं पूरा, क्योंकि अब 20 किलो, तो डीपी इसको दुत्कार देता है कि अब नहीं ले सकते हो। फ्रैक्शनल बोलता है भाई जितना बाकी है उतना ले लो। अब कैसे पता चलेगा कितना लेना है, सिंपल मैथ्स है भाई। 30 किलो में 120 वैल्यू मिल रही है, 20 किलो में कितनी वैल्यू मिलेगी, 120/30 इंटू 20। पढ़े थे यूनिटरी मेथड में ना, तो कितना होता है ये होता है 80 रुपए। इससे आपको मिलेंगे 80 रुपए, और आपका पूरा नैपसैक हो जाएगा खत्म। क्या आंसर आया, 160 और 80 240 आपका आंसर आया। तो इसी से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मैथ्स है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, रेशियो बनाना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। जब तक पॉसिबल हो तब तक तो पूरा लेते रहिए, जब नहीं हो पॉसिबल तो एक काम करिए कि जितनी कैपेसिटी बची हुई है उतना ले लीजिए उस आइटम को, उतने के हिसाब से उसका प्रॉफिट उतना एडजस्ट कर लीजिए यूनिटरी मेथड लगा के, और अपना आंसर रिटर्न कर दीजिए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में लेना अलाउड है। और इसीलिए ये ग्रीडी काम करता है। जो ग्रीडी हम लोग सोचे थे और डीपी में नहीं लगा पाए थे, वही ग्रीडी इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे अप्लाई होता है कि कम वेट भी चाहिए और ज्यादा वैल्यू भी चाहिए। कैसे पता चलेगा, रेशियो से पता चल जाएगा। रेशियो आपको क्या बताता है, इस आइटम का 1 किलो की कितनी कीमत है। जिस आइटम का 1 किलो ज्यादा वैल्यूएबल है, ओवरऑल आइटम ज्यादा वैल्यूएबल है, आपको वो आइटम पूरा ले लेना चाहिए। जिस आइटम का 1 किलो कम वैल्यूएबल है उसको बाद में लीजिए, या तो उसका फ्रैक्शन लीजिए, मतलब मन करे तो। इसीलिए ग्रीडी एल्गोरिथम का क्वेश्चन ही फ्रैक्शनल है, और 01 का क्वेश्चन डीपी है, क्योंकि डीपी में 01 था, डीपी में आप तोड़ नहीं सकते थे, डीपी में फ्रैक्शनल अलाउड ही नहीं था, तो डीपी में रेशियो बनाने का तो कोई चांस ही नहीं था। और दोनों अलग अलग काम नहीं करता है। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करके काम नहीं कर सकते कि लेस वेट वाला यूज करेंगे, नहीं काम करेगा, ज्यादा वैल्यू यूज करेंगे, नहीं काम करेगा। कंबाइन दोनों को कर देंगे तब काम करेगा, और कंबाइन होने का एक ही तरीका है कि आप इसको फ्रैक्शनल बना दीजिए। तो ये फ्रैक्शनल नैपसैक है, इसको जाके करिए, इसको हम समझाने कोड नहीं कर रहे हैं, बड़ा बेतुका कोड है, ठीक है, बेहुदा टाइप का कोड है।
तो इसीलिए इसको कोड नहीं कर रहे हैं और यही होता है ग्रीडी एल्गोरिदम। तो 4 क्वेश्चन बताए हैं, और भी क्वेश्चन मन करे तो करिए आप लोग, हम शीट में हो सके तो ऐड कर देंगे और क्वेश्चन, तो उसको जाके बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें सोचिए कि ग्रीडी क्यों लगा। ग्रीडी जब लगाते हैं ना तो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि अगर हम ये ग्रीडी लगाए आगे जाके प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम होगा तो वो ग्रीडी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम होगा तो वो ग्रीडी क्वेश्चन है। कैसे सोचते हैं कि ग्रीडी क्वेश्चन है? सिंपल, जो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में पहला इंस्टिंक्ट आता है ना कि हाँ ये कर देते हैं, वही होता है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब ही होता है लालची। तो जो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आता है ना, हाँ ऐसा है तो ऐसा कर देंगे, वही है ग्रीडी। ठीक है, तो और कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, देखने के लिए